हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन। भैया देखो, अनसीन पैसेज उस आंटी की तरह होता है जो शादी में अपने बच्चे को लेकर आ जाती है जिसके कोई इनवाइट नहीं किया होता है। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारे हिस्से का आइसक्रीम लाइन तोड़कर खाने आ जाता है और तुम उसे रोक भी नहीं सकते हो कि ऐ बच्चे हट, मैं लाइन में पहले लगा हुआ था। वैसे ही अनसीन पैसेज वो पैसेज होता है जिसे तुमने कभी लाइफ में देखा नहीं होता है। वो सिर्फ तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा मार्क्स काटने के लिए आ जाता है। लेकिन देखो, मैं दूसरों की तरह झूठ तो नहीं बोलूंगा कि अनसीन पैसेज बहुत इजी होता है, तुम तुरंत कर लोगे, क्योंकि अनसीन पैसेज सॉल्व करने में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। एंड आई कैन गिव यू डैम गारंटी, इस वीडियो के बाद तुम्हें अनसीन पैसेज सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। और हाँ, तुम्हें रीडिंग सेक्शन के नोट्स बिल्कुल फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगे। तो एडुकेशन भैया टेलीग्राम को मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अनसीन पैसेज सॉल्व करने वक्त हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ताकि फिर हम उसके सॉल्यूशन पे बात कर सकें। पहली प्रॉब्लम होती है कि तुम्हें ये नहीं पता होता कि अनसीन पैसेज को करना कैसे है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि अनसीन पैसेज बहुत ज्यादा लेंदी और टाइम टेकिंग होता है, जिसके कारण कई बार तुम्हारा लिटरेचर और राइटिंग पोर्शन छूट जाता है। एंड इस बात को अपने दिमाग में पहले से घुसा लो कि इंग्लिश का पेपर सबसे ज्यादा लेंदी आता है, इवन मैथ्स के पेपर से भी ज्यादा लेंदी आता है। अगर तुम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ हादसा हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम होती है कि अनसीन पैसेज करते वक्त जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए वो तुम्हारे दिमाग में नहीं होते हैं। तुम सिंपली अनसीन पैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हो एंड उसके बाद नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो। फोर्थ प्रॉब्लम, अनसीन पैसेज में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग तुम्हें पता ही नहीं होता है। तुम्हें क्या, कई सारे ऐसे मीनिंग्स भी होंगे जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता होगा। तो ऐसे वर्ड्स को कैसे समझना है और इनका क्या करना है, हम ये आगे बात करेंगे। अब पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि तुम में से मैक्सिमम को ये नहीं पता होता कि अनसीन पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, तभी तो तुम इजीली और जल्दी अनसीन पैसेज को सॉल्व कर पाओगे। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 से प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ जाएंगे। मतलब इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें पीछे से सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि अनसीन पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे करना है। तो बेसिकली तुम्हारे अनसीन पैसेज में या फिर रीडिंग सेक्शन कह लो, उसमें 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरा होता है वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें एक वर्ड दे देगा और बोलेगा इसका मीनिंग बताओ या सिनोनिम बताओ या एंटोनिम बताओ। तीसरा होता है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन जिसमें एक ब्लैंक दे देगा एंड उस ब्लैंक को तुम्हें भरना होता है ऊपर वाले पैराग्राफ या फिर एक्सट्रैक्ट को पढ़कर। चौथा आता है ट्रू फॉल्स एंड रीजनिंग क्वेश्चन जिसमें तुम्हें ये बताना होता है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। एंड पांचवा होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 1 या 2 मार्क्स का होता है। तुम्हें पैसेज पढ़कर अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से खुद से बनाकर आंसर लिखना पड़ता है। अब हम इन सभी टाइप के क्वेश्चंस का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तुम्हारे बोर्ड्स का पेपर है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस को तुम बहुत इजीली कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना कि उन्हें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा नहीं होता है। तुम सिर्फ अपने कॉमन सेंस का यूज करके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाई डू पीपल वांट टू व्यू आर्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म? लोग आर्ट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में क्यों देखना चाहते हैं? चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दे कैन एप्रिसिएट आर्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ताकि वो आर्ट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही एप्रिसिएट कर सके। ऑप्शन बी, दे आर टायर्ड ऑफ व्यूइंग डुप्लीकेट्स, क्योंकि वो बोर हो चुके हैं बार बार डुप्लीकेट्स को देख करके, डुप्लीकेट आर्ट्स को देख करके। तो जैसे ही तुमने इन दोनों ऑप्शंस को पढ़ा, तुम्हें दोनों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ये लग रहा होगा ना कि ये दोनों ही ऑप्शंस तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कि लोग आर्ट को ओरिजिनल फॉर्म में क्यों देखना चाहते हैं, ताकि वो उस आर्ट को एप्रिसिएट कर सके, और लोग बोर हो चुके हैं बार बार डुप्लीकेट्स को देख करके। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से ऑप्शन सी को पढ़ेंगे, दैट इज बोथ ए एंड बी, एंड फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो क्योंकि यहाँ पे सिंपली हमें आंसर दिख रहा है दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमारा ए और बी दोनों ही आंसर कर रहा है। एंड इस चीज के लिए मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई कैन डायरेक्टली से दैट बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। एंड एक और टिप देता हूँ, ये कंपटीशन वाले एग्जाम्स में यूज मत करना, बस बोर्ड्स में ही काम देगा। जहां पे भी बोथ करके कोई ऑप्शन हो ना, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी, तो मैक्सिमम ऑफ द केस में यही तुम्हारा आंसर होता है बोर्ड्स में। बट इस टिप को तभी यूज करना जब तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ ना आया हो। हम लोग एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीडिंग अ नोवेल एंड अ पेंटिंग? मतलब एक नोवेल को पढ़ने में और एक पेंटिंग में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए, नो डिफरेंस। ऐसा हो ही नहीं सकता, डिफरेंस तो है ना भाई। एक पेंटिंग को देखने में और नोवेल को पढ़ने में डिफरेंस तो होता ही है ना। फिर ऑप्शन बी है, इन अ नोवेल दे हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व द वे दे आर प्रिंटेड एंड इन अ पेंटिंग इट इज जस्ट रीडिंग द मीनिंग। मतलब इस ऑप्शन में बोल रहा है कि नोवेल में हमें ये देखना होता है कि वो कैसे प्रिंट हो रहा है, और पेंटिंग में हमें उसकी मीनिंग को रीड करना होता है। कहीं से भी इस ऑप्शन का कोई सर पैर नहीं बन रहा है, कोई सेंस नहीं बना रहा है।
इसमें बिल्कुल उल्टा लिख दिया गया कि पेंटिंग को हमको पढ़ना पड़ता है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर हमारा ऑप्शन सी है, इन अ पेंटिंग दे हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व द वे दे आर प्रिंटेड एंड इन अ नोवेल इट इज जस्ट अबाउट रीडिंग द मीनिंग। मतलब पेंटिंग में हमें ये देखना पड़ता है कि वो कितनी खूबसूरती से प्रिंट हो रहा है, और नोवेल में हमें उसके वर्ड्स का मीनिंग को पढ़ना होता है। एंड इस तरह से हमें पता चलता है कि यही ऑप्शन तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि बाकी के तीनों ऑप्शंस कोई भी सेंस नहीं बनाते। तुम्हारा ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत है, नो डिफरेंस वाला। ऑप्शन बी तो वो उसका कोई सर पैर ही नहीं है। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन सी तुम्हारा सही हो जा रहा है। इस क्वेश्चन में भी हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस ट्रिक को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो तुम में से मैक्सिमम को आता ही होगा। तुम्हें उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो ऑप्शन गलत है, एंड उन ऑप्शंस को रहने देना है जो तुम्हें लगता है कि सही है। एंड अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में तुम्हें लग रहा है कि दो दो ऑप्शन सही है, तो उस केस में तुम पैसेज को पढ़ सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केसेस में जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो, वर्ड से क्वेश्चन तीन ही टाइप के आ सकते हैं। एक डायरेक्टली मीनिंग पूछ सकता है, एक सिनोनिम पूछ सकता है, और एक एंटोनिम पूछ सकता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग इन द पैसेज इंटीग्रेट। देखो, तुम्हारा एक वर्ड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड वर्ड दिया हुआ है, बोल रहा है कि पैसेज में जाओ और इंटीग्रेटेड का अपोजिट मीनिंग का वर्ड ढूंढो। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पूरा का पूरा फिर से पैसेज पढ़ने लगेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तुम्हें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। तुम्हें ऑप्शंस देख लेने हैं। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटेड वर्ड का मीनिंग मुझे पता है, इंटीग्रेट करना मतलब कि जोड़ना। तो मैं दिए गए ऑप्शंस में से इसका अपोजिट मीनिंग का ढूंढूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड कोई लेना देना नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बना रहा, फालतू सा तेरा ऑप्शन है ये वाला। फिर ऑप्शन नंबर 2 है रिफ्रेस्ड। रिफ्रेस्ड और इंटीग्रेटेड का क्या लेना देना, तो ये भी नहीं होगा। आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अकेले रहना, ठीक है, दुनिया से अलग रहना, मतलब बेसिकली अलग रहना, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता था साथ में रहना। तो साथ में रहना, अलग रहना, यहाँ सिंपली तुम्हें पता चल रहा है कि जो आइसोलेटेड वर्ड है ना, वो ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है। तो तुम सीधा बोल सकते हो कि इन सारे ऑप्शंस में से जो तुम्हारा ऑप्शन सी है वही तुम्हारा सही आंसर लग रहा है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे मुझे इंटीग्रेटेड वर्ड का मीनिंग पता था, तो इसलिए मैंने इजिली ढूंढ लिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो वो लोग कैसे ढूंढेंगे? तो उस केस में क्या कर सकते हो, जब भी तुम पहली बार अपने पूरे पैसेज को पढ़ोगे ना, तो उस पैसेज में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उन्हें एक अंडरलाइन कर देना। आई नो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि बोर्ड्स में मार्क करना अलाउड नहीं होता है, लेकिन पैसेज को कर सकते हो। आई नो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि बोर्ड्स में क्वेश्चन पेपर में मार्क करना अलाउड नहीं देते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा, पेंसिल लेना, मार्क करते जाना। ये मार्किंग वाला रूल इसलिए है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे क्वेश्चन पेपर में आंसर मार्क करके क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज कर लेते हैं। बट तुम फिक्र मत करो, जब भी तुम पहली बार पैसेज पढ़ोगे, तुम्हें जितने भी हार्ड वर्ड्स दिखे सबको एक बॉक्स में डाल देना है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 1 ही मिनट लगेगा, लेकिन वो 1 मिनट तुम्हें 1-2 नंबर देने में हेल्प तो जरूर करेगा। तो इस तरह से तुम वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑनेस्टली ये क्वेश्चंस दूसरे क्वेश्चन से थोड़े डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। जब भी कोई फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आए ना, तो पहले उस क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो। पैसेज में उसका आंसर देखने मत भाग जाया करो, क्योंकि अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया ना, तो तुम खुद से भी आंसर को फॉर्म करके लिख सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें बेसिक पैसेज का अंडरस्टैंडिंग हो तो चलो दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारा सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन है। कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। द ऑथर्स यूज ऑफ विविड इमेजिनरी इन द पैराग्राफ 3। यहाँ पे पैराग्राफ भी दे दिया, वो तुम्हारा पैराग्राफ 3 है। सच एज कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राई एंड जंप अप एंड डाउन विद जॉय ग्रेटली अफेक्ट्स द रीडर बिकॉज। मतलब पैराग्राफ 3 में ये जो 2 फ्रेजेस यूज किए गए ना, ये रीडर्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो चलो मान लेते हैं मैंने पैसेज को नहीं पढ़ा है, लेकिन इन सब वर्ड्स को पढ़ के, बॉल, क्राई, जॉय, जंप, इन सब वर्ड्स को पढ़ के हमें ये पता चल रहा है ना कि जो जिसने भी इस पैसेज को लिखा है, वो रीडर्स को इमोशनली इफेक्ट करना चाह रहा है, वो रीडर्स पे इमोशनली इंपैक्ट डालना चाह रहा है। एंड ये चीज मैं बिना पैराग्राफ पढ़े ही बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर देख लिया इसलिए बोल पा रहा हूँ। तुम लोग भी कॉमन सेंस लगाओगे, तुम्हें भी समझ में आने लगेगा। और मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि 2019 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर तुम्हें पैसेज में मिला है। तुम्हें हमेशा आंसर्स को अपने वर्ड्स में फॉर्म करना होता है। पैसेज में आंसर गिवन होता है, बट डायरेक्टली गिवन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे भी देखोगे ना, तो पैराग्राफ 3 को जब तुम पढ़ोगे, तो पैराग्राफ 3 के फर्स्ट लाइन के एंड में ही तुम्हें वो फ्रेजेस देखने को मिल जाएंगे। दैट इज कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राई और जंप अप एंड डाउन विद जॉय। लेकिन फिर उस फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तुम्हें आगे पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, एंड उससे तुम्हें यही समझ में आएगा कि वो रीडर्स पे इमोशनली इंपैक्ट डालना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसका आंसर्स को भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, इट क्रिएट्स अ पावरफुल इमोशनल इंपैक्ट एंड enhances the reader's understanding of the intensity of emotion that can be conveyed through poetry। वही कि वो इमोशनल इंपैक्ट डालना चाहते हैं, उसी को थोड़ा घुमा फिरा कर लिख दिया गया है। चलो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी मैं तुम्हें एक फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, तुम्हें जल्दी से इसका आंसर कमेंट करना है।
जो पहले इसके आंसर को कमेंट करेगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा, बाकी सारे बच्चे उसके आंसर्स को देख सकते हैं। तो तुम्हारे स्क्रीन में ये क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर करो। अब हम लोग देखते हैं कि हमें ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एमसीक्यू फॉर्म में भी आते हैं। तो अगर एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं तो वही एमसीक्यू वाला ट्रिक यूज करना, एलिमिनेट करना, और उसके बाद भी अगर समझ नहीं आए तो पैसेज चेक करना। लेकिन वहीं कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, स्टेट ट्रू और फॉल्स द टाइटल वंडरलस्ट द सोलो ट्रैवलर ट्रेंड अमॉन्ग यंग एडल्ट्स इन इंडिया इज एप्रोप्रिएट फॉर दिस पैसेज और नॉट। मतलब ये जो टाइटल है, क्या ये इस पैसेज के लिए सही टाइटल है? क्या ये इस पैसेज के लिए सही हेडिंग हो सकता है? क्या वंडरलस्ट द सोलो ट्रैवलर ट्रेंड अमॉन्ग यंग एडल्ट्स इन इंडिया इस पैसेज का सही एप्रोप्रिएट टाइटल हो सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि उन्हें कहीं पे भी सोलो ट्रैवल लिखा हुआ दिख जाएगा ना, तो उन्हें लगेगा कि यार सही है, टिक मार देते हैं, मतलब कि ट्रू बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें समझना है ना कि पूरा पैसेज तुम्हारा क्या कहना चाहता है, तो हमेशा पैसेज के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाले पार्ट को पढ़ना, मतलब सबसे पहला पैराग्राफ और सबसे लास्ट पैराग्राफ। इन दो पैराग्राफ को पढ़ के तुम्हें पूरे पैसेज का मतलब समझ में आ सकता है, तुम्हें पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये पैसेज कहना क्या चाहता है। अब देखो यहाँ पे झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम लोग मुझसे तो झूठ बोल दोगे, लेकिन खुद से कैसे झूठ बोल पाओगे? ये बात सच है ना कि एक दो बार पैसेज पढ़ने के बाद भी तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि ये पैसेज कहना क्या चाहता है, तो उस केस में सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना। तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा एप्रोप्रिएट टाइटल पूछा है ना, तो हम जैसे यहाँ कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में देख रहे हैं, तो यहीं से हमें पता चल जा रहा है कि इसका एप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा, क्योंकि यहीं पे हमें पता चल जा रहा है कि पूरा पैसेज तुम्हारा कहना क्या चाहता है। ध्यान से यहाँ 6th मतलब तुम्हारे कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में नजर डालो। ओवरऑल the survey results suggest that both group and solo travel have their own unique advantages and appeal to different individuals बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटीज। मतलब ये जो तुम्हारा पैराग्राफ है ना, ये बस सोलो ट्रैवलर के बारे में नहीं है, ये ग्रुप ट्रैवलर के बारे में भी है। और सोलो और ग्रुप ट्रैवलिंग के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, और वो लोगों के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि उन्हें क्या चीज पसंद है। अगर उन्हें सोलो ट्रैवलिंग पसंद है तो वो सोलो ट्रैवलिंग करेंगे, अगर उन्हें ग्रुप ट्रैवलिंग पसंद है तो वो ग्रुप ट्रैवलिंग करेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो तुम्हारा टाइटल है ना, वंडरलस्ट द सोलो ट्रैवल ट्रेंड अमॉन्ग यंग एडल्ट्स इन इंडिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रुप ट्रैवलिंग की भी उतनी ही बात की गई है, बस सोलो ट्रैवलिंग की बात नहीं की गई। देखो मुझे पता है अभी मुझे तुम्हें समझाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन अगर तुम ये चीजों को समझ जाते हो ना कि तुम्हें पैसेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो एग्जाम में वहां तुम्हें कम टाइम लगेगा। यहाँ पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ज्यादा टाइम देके समझो, धीरे धीरे समझो, आराम से समझो, ताकि जब तुम फाइनली वहां जाके एग्जाम दो तो वहां पे तुम्हें टाइम ना लगे। यहाँ हड़बड़ी करोगे तो वहां पछताओगे, यहाँ पेशेंस रखोगे तो वहां मजा आएगा। अब तुम्हारा लास्ट टाइप होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें मुझे एग्जांपल्स दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई ट्रिक या टिप्स नहीं होता, इसका आंसर तुम्हें पैसेज से ही ढूंढना पड़ता है। लेकिन इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो, अगर तुम पैसेज से सेम लाइन उठा के चेप दोगे तो तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। सपोज एक क्वेश्चन है, उसका आंसर तुम्हें पैसेज में मिला, तो उस आंसर को डायरेक्टली नीचे नहीं चेपना है, बस थोड़ा सा अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेना और उसके बाद वहां पे लिखना। इस तरह से तुम्हारा कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि सीबीएसई ऐसे ही लिखने बोलता है, और इस तरह से कोई भी एग्जामिनर तुम्हारा मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन फिर भी एकदम समझ नहीं आ रहा है, तुमको कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, तो सेम चेप देना भाई, आधे नंबर तो मिलेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि हमने तुम्हारे प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व कर दिया है। वैसे मैंने तुम्हारे प्रॉब्लम नंबर 3 का भी काफी हद तक सॉल्यूशन दे दिया है कि तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं पैसेज सॉल्व करते हुए, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं ताकि कोई पॉइंट छूट गया होगा तो वो तुम याद रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले ना, तुम्हें सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है बल्कि उसके क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, ताकि जिन क्वेश्चंस का तुम कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो उनका वैसे ही आंसर कर दो, ताकि तुम्हें दोबारा उस क्वेश्चन पे दिमाग ना लगाना पड़े। और इससे कभी कभी ऐसा भी होता है जब तुम 4-5 क्वेश्चंस का आंसर ऐसे ही कर लेते हो बिना पैसेज पढ़े। तो ऑलवेज रिमेंबर कि पैसेज पढ़ने से पहले तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना होता है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है कि तुम्हें लाइंस को वन गो में पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब तुम एक लाइन को पढ़ रहे होते हो तो उसके बीच में एक हार्ड मीनिंग आ जाता है, जिसके कारण तुम स्टक कर जाते हो, और उससे ये प्रॉब्लम होता है कि तुम्हें उस सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आता है। तो इस केस में तुम्हें रुकना नहीं है, जहां पे भी हार्ड मीनिंग आए तुम्हें ऐसे पढ़ना, ऐसे करके निकल जाना, रुकना मत जब तक फुल स्टॉप नहीं आता है। पहले पूरे लाइन को पढ़ना, उसके बाद रुकना, किसी भी हार्ड मीनिंग के चलते बीच में मत रुकना। भले ही ये बातें तुम्हें अभी मेरी बचकानी लग रही होगी, लेकिन एग्जाम के टाइम में ये तुम्हारा हेल्प जरूर करेगा। कई बार तुम्हें हार्ड मीनिंग रहते हुए भी उस सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाता है। आगे के एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट कॉपी द लाइंस फ्रॉम द पैसेज। मतलब अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर अगर तुम्हें पैसेज में मिल भी जाता है, फिर भी उस लाइन को जो कि पैसेज में दिया हुआ है उसे डायरेक्टली नहीं चेपना है, डायरेक्टली नहीं लिखना है, अपने वर्ड्स में घुमा फिरा कर लिखना है, वरना तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। मतलब बेसिकली तुम्हें पैसेज को एज अ हेल्पर ही ट्रीट करना है, ये बात को अपने दिमाग में घुसा लो। पैसेज से डायरेक्ट आंसर नहीं चेपना है, अपने वर्ड्स में बनाकर लिखना। अगर कोई ऑप्शन नहीं हो, नहीं बन रहा हो, तभी अपने वर्ड्स में लिखना, क्योंकि देखो ऐसे कोई भी एग्जामिनर तुम्हारे जानबूझ के मार्क्स तो काटना नहीं चाहेगा, तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो वो तुम्हें ऐसे भी मार्क्स दे ही देगा अगर तुम अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके नहीं भी लिखते हो तो भी। बट फिर भी जो मुझे बताया
गया है जो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट में देखा था वो मैं तुम्हें बता दूं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्क द डिफिकल्ट वर्ड्स। जब तुम पैसेज को पहली बार पढ़ रहे हो ना तो सबसे पहली बात तो तुम्हें लाइन को वन गो में पढ़ना है, हार्ड मीनिंग की वजह से रुकना नहीं है। लेकिन जब तुम उस लाइन को वन गो में पढ़ लो उसके बाद उस हार्ड वर्ड को अंडरलाइन कर देना या फिर बॉक्स में डाल देना। उससे क्या होगा, बाद में चल के तुम्हें उस पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड होते हैं, उसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तुम्हें बार बार हार्ड वर्ड्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था, फिर से बता दिया। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तुम्हारा लास्ट और फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना पैसेज का, वो पैसेज के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता देता है। अगर तुम्हें पैसेज समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बारे में है तो उसका फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेना, तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने तुम्हारे प्रॉब्लम नंबर 3 को भी देख लिया और उसका भी सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया। तो इस तरह से तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 3 भी खत्म होता है। अब प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 मतलब अनसीन पैसेज को कैसे करना है और उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। एक्चुअली मैंने तुम्हारे इंग्लिश पेपर का पूरा टाइम मैनेजमेंट और पेपर प्रेजेंटेशन बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के आगे छोटा सा पार्ट अटैच कर दे रहा हूँ। जो तुम्हारे रीडिंग सेक्शन का पार्ट है बस उसे ही अटैच कर दे रहा हूँ। अगर तुम्हें ये पूरा वीडियो देखने का मन नहीं है तो तुम सिर्फ ये वाला पार्ट जो मैं अभी आगे अटैच कर रहा हूँ उसे देख के जा सकते हो। तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि तुम्हें ये 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तुम्हें 8 से 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर का एक ग्लिम्स ले लेना है और उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है जो तुम्हें हार्ड लग रहे हैं या जिन्हें तुम नहीं करना चाहते हो। अब यहाँ पे मैं होप कर रहा हूँ कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें पूरा का पूरा इंग्लिश पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता है। हमेशा जब भी तुम क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो। उसमें लिखा रहता है कि अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 12 या अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब कि इन 5 क्वेश्चंस में से 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या इन 12 क्वेश्चंस में से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या फिर इन 2 क्वेश्चंस में से एक ही अटेम्प्ट करना है। मैं हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूं जिन्हें ये भी नहीं पता होता एंड वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपना पेपर गवा देते हैं। ऑब्वियसली इंग्लिश ऑलरेडी इतना लंबा होता है, ऊपर से वो सारा का सारा अटेम्प्ट करने लगते हैं। तो इसलिए तुम्हें पहले 8 से 10 मिनट में उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है जो तुम्हें हार्ड लग रहे हैं या जिन्हें तुम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, ताकि जब तुम्हारे ये 15 मिनट खत्म हो और तुम आंसर्स को लिखना स्टार्ट करो तब तुम बीच में फंसो ना, ताकि जब तुम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो मतलब आंसर्स लिख रहे हो तब उन हार्ड क्वेश्चंस पे अपना दिमाग ना खपाओ, वरना तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद भी तुम्हारा क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए 5 से 7 मिनट बच जाएगा। इन 5 से 7 मिनट में तुम पूरा का पूरा अनसीन पैसेज तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन उनके क्वेश्चंस को तो पढ़ सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम क्वेश्चंस को पहले पढ़ लोगे, तो जब तुम अनसीन पैसेज को पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे ही मिल जाएंगे। मतलब मैं तो अपने टाइम में यही टेक्निक यूज करता था एंड मुझे काफी हेल्पफुल लगता था, तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा। अगर इसके बाद भी तुम्हारा टाइम बच जाता है तो पहला अनसीन पैसेज को थोड़ा बहुत पढ़ लेना, और ऐसे ही तुम अपना 15 मिनट यूटिलाइज करोगे जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए दिया जाता है। आई होप सो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि तुम वो 3 घंटा कैसे यूटिलाइज करते हो जो तुम्हें लिखने के लिए दिया जाता है। तो अब तुम चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, तुम्हें रीडिंग सेक्शन में 30 से 40 मिनट के बीच में ही देना है। मतलब तुम्हें एक पैसेज में 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अब नीचे यहाँ पे मैंने तुम्हें कुछ टिप्स दिया हुआ है ताकि तुम अनसीन पैसेज को जल्दी सॉल्व कर पाओ। पहला टिप वही है कि तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद पैसेज को पढ़ना है। दूसरा टिप है कि पैसेज में जो हार्ड वर्ड होते हैं ना, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो उन हार्ड वर्ड्स को छोड़ दिया करो। उन हार्ड वर्ड्स के पीछे ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। अगर तुम उन हार्ड वर्ड को ढक कर भी पूरा लाइन पढ़ोगे ना, तब भी तुम्हें उस लाइन का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं अपना एक पुराना वीडियो क्लिप अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो को देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि ये पैसेज क्या कहना चाहता है। ओके, तो घोस्ट नेट्स आरंट सुपरनैचुरल बट दे आर लेजिटिमेटली स्कैरी। यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान दो। सपोज मान लेते हैं तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, चलो इसको इग्नोर करते हैं। तो क्या इस वर्ड को, इस हार्ड वर्ड को इग्नोर करने के बाद तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? लेट्स सी, घोस्ट नेट्स आरंट सुपरनैचुरल बट दे आर स्कैरी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर तुम इस वर्ड को, इस हार्ड वर्ड को इग्नोर भी कर दोगे तब भी तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां पर भी, जब भी पैसेज आए एंड तुम्हें लगे कि इसमें ये हार्ड वर्ड है जो मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा है, तो उस हार्ड वर्ड की वजह से रुकना मत, बट दे आर ऐसे मत करना, ठीक है। डायरेक्ट उस हार्ड वर्ड को इग्नोर करना और आगे पढ़ लेना। एक लाइन को पूरा पढ़ना, उसके बाद उस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करना। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे तुम्हें हार्ड वर्ड को इग्नोर करके पूरे लाइन को पढ़ना है और उसका मतलब समझना है, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो।